हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, हमने मेटलर्जी का जो पार्ट 1 कंप्लीट किया है उसमें हमने मिनरल्स और स्लैग, गैंग एंड मेटलर्जी की डेफिनेशन और मेटलर्जी के टाइप को कवर किया है। और हमने आयस को किस तरीके से हम कंसंट्रेट करते हैं वो भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपने यदि वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप सबसे पहले उसे देखिए, देन पार्ट 2 को देखना, तो ही आपको समझ में आएगा। यदि आपने सीक्वेंस में देखा है तो डेफिनेटली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेटेड और से मेटल को कैसे आइसोलेट करते हैं। ओके, तो अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स हमारी अगली स्टेप है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो कंसंट्रेशन और जो प्राप्त किया है उससे हमें मेटल क्या करनी है, आइसोलेट करनी है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी हमारी 2 स्टेप रहती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कंसंट्रेटेड और है उसका हम पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी 2 स्टेप हैं, वो है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड और को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होती हैं। एक होती है कैल्सिनेशन और एक होती है रोस्टिंग, निस्तापन और वर्जन। ठीक है, तो देखो दोनों मेथड को हम डिटेल करते हैं। फ्रेंड्स कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि कोई हमारा जो भी कंसंट्रेटेड आयस हमने जो प्राप्त किया है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। किसकी एब्सेंट में? एयर की एब्सेंट में। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है उसको हमने क्या किया, हीट किया। किसकी एब्सेंट में? एयर की एब्सेंट में। ठीक है, तो एयर की एब्सेंट में इसको हीट किया और हमको जिंक ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी कैल्सिनेशन। फिर उसके बाद आते हैं रोस्टिंग। तो फ्रेंड रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो रोस्टिंग मेथड है मोस्टली यूज सल्फाइड और। ठीक है, तो जो सल्फाइड और हैं उन कंसंट्रेटेड जो सल्फाइड और हैं उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए हम रोस्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो और अब इसके अंदर करते क्या हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सल्फाइड आयस के फ्रेंड्स उसको एयर की प्रेजेंस में, माने रेगुलरली एयर सप्लाई करते हैं और उसकी प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो देखो जिंक सल्फाइड O2 से रिएक्शन करके Zn ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और SO2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हमारी हो गई। तो इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है जी एयर की प्रेजेंस में, एब्सेंट में होता है सॉरी, और जी एयर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और ये मोस्टली सल्फाइड आयस्कों के लिए यूज होता है। तो हमने क्या किया, इसका पहला जो है स्टेप कर लिया कि कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स ये जो ऑक्साइड हमको प्राप्त हुए हैं ना, उन ऑक्साइडों को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और उससे हम क्या प्राप्त करेंगे, मेटल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑक्साइड हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है उसका हम रिडक्शन करेंगे और उससे हम मेटल प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर उस मेटल का हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। ओके, तो देखो हम इस रिडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम इलिंगम डायग्राम समझेंगे, क्योंकि बिना इलिंगम डायग्राम के हमारा रिडक्शन समझना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आती है इलिंगम डायग्राम मतलब है क्या ये। तो फ्रेंड्स हम इसको जो है एक गिब्स एनर्जी, जो है गिब्स एनर्जी आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, 11th का चैप्टर है केमिस्ट्री का, और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो गिब्स एनर्जी हम जानते हैं कि यार जब यदि गिब्स एनर्जी निगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, यानी वो फॉरवर्ड चलेगी। यदि किसी रिएक्शन के लिए जो गिब्स एनर्जी है वो पॉजिटिव है तो वो कैसी होगी बताओ, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स पहले इलिंगम डायग्राम पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप जो है अभी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहे हो पेपर के पे। ठीक है, तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं उसके हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट सीखने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इलिंगम डायग्राम जो है बनाया जाता है तो किस किस के बीच बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये गिब्स एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो हम इसे कैसे समझेंगे। मैंने देखो ये जो ग्राफ खींचा है इसमें देखो कैल्शियम जो ऑक्साइड है
कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उससे ऊपर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ एक लाइन बोल रही हूँ कि जिसकी गिब्स एनर्जी जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वह मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। ठीक है, माने जिसकी गिब्स एनर्जी ज़्यादा निगेटिव होगी, यानी जो ग्राफ में सबसे नीचे होगा वो अपने से ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करके उन्हें मेटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखो आप देखो यहाँ पे कि कैल्शियम सबसे नीचे है, इसकी गिब्स एनर्जी सबसे ज़्यादा निगेटिव है, तो ये कैल्शियम मेटल क्या करेगा, अपने से ऊपर वाली जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनका क्या कर देगा, देखो उनका रिडक्शन कर देगा और उनसे मेटल बना देगा, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने अपने चार्ट में क्या लिखा है कि इलिंगम डायग्राम में नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और ये जो मेटल हैं ये अपन को सीक्वेंस ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं एक और डायग्राम हम इसमें देखते हैं। ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में फ्रेंड्स मर्ज करके बनाए गए हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझ में आया इसीलिए ये मैंने आपको अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें गिब्स एनर्जी टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, तो आप देखो सॉरी एक पॉइंट और रह गया फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ना इसी डायग्राम में ये ए पॉइंट है ये। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, तो फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं कि इस ए पॉइंट के बाद में माने एक पर्टिकुलर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कोई टेम्परेचर आएगा, इस टेम्परेचर के बाद में जो एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, मतलब इस ए पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उससे कम पे तो क्या करेगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के बाद में इधर के टेम्परेचर पे जो एल्यूमिनियम है ना वो मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इस ए पॉइंट के बाद जो टेम्परेचर आएगा उसके पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। फिर आते तो फ्रेंड्स आप इस डायग्राम में देखो इस पॉइंट से पहले जो ये चीज़ चल रही है यहाँ पे इस वाले पे, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद ही ये वाला। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और इधर पे मतलब इस वाले को यहाँ समझो कि ये जो इधर वाला जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा हमारा ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस ग्राफ से एक कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है कि हाई टेम्परेचर पर माने देखो इसके बाद में यहाँ पे इस टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पर कार्बन एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो इससे सिर्फ यही 2 पॉइंट निकल के आते हैं और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हाई टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है और लो टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हमने समझ लिया इलिंगम डायग्राम। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन हम आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, हमने इलिंगम डायग्राम पढ़ लिया, अब इसके बेसिस पे हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो रिडक्शन ऑफ इसका जो रिडक्शन किया जाएगा फ्रेंड्स वो भी डिफरेंट मेथड होती हैं, उन मेथड को हमको ध्यान में रखना है। तो देखो सबसे पहली मेथड हम देखेंगे फ्रेंड्स केमिकल रिडक्शन। क्या देखेंगे, केमिकल रिडक्शन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो देखो ये सबसे पहली मेथड आती है, इसके अंदर क्या, केमिकल रिडक्शन। ठीक है, अब देखो इस केमिकल रिडक्शन में हम क्या देखते हैं, अब केमिकल रिडक्शन के अंदर भी पहली मेथड आती है स्मेल्टिंग, यानी इसे कहते हैं फ्रेंड्स क्या, प्रगलन। ठीक है, माने हम देखो केमिकल का मतलब क्या है, किसी भी कोई भी एलिमेंट या कोई केमिकल यूज़ करके उसके द्वारा हम रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसे कहते हैं क्या, प्रगलन। प्रगलन किसके द्वारा होता है, बाय कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड था उसका रिडक्शन करना। ठीक है, क्या है, इस प्रगलन। ठीक है, स्मेल्टिंग है ना। अब देखो कौन कौन सी ऐसी मेटल हैं जिनके ऑक्साइडों का जो है हम रिडक्शन स्मेल्टिंग प्रोसेस द्वारा करते हैं। ठीक है, यानी जिनका रिडक्शन हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा करते हैं। तो देखो
आयरन, कॉपर, जिंक, टिन और लेड। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। देखो सबसे पहले अब देखो जनरल रिएक्शन होती क्या है स्मेल्टिंग में, स्मेल्टिंग के अंदर जनरल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम मेटल ऑक्साइड जो बनता है हमारा, किससे, अभी जो हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से जो बनाया था उसको हम कोक के साथ मिलाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसका गैंग होता है, इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ें मिक्स रहती हैं और एक ब्लास्ट फर्नेंस में या रिवर्टिव फर्नेंस में, ठीक है, उनमें हम डालते हैं और हमको क्या प्राप्त होता है, एज ए प्रोडक्ट मेटल प्राप्त होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है और स्लैग यानी धातु मल प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये मेटल प्राप्त हो जाती है। अब इस मेटल का हम आगे क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी हम इनको डिटेल करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रगलन हो गया, इन मेटल के लिए यूज करते हैं इनको, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशंस फ्रेंड्स जो है NCERT में दी हैं, हम तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। इन ब्लास्ट फर्नेंस के अंदर किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे किससे, उसके ऑक्साइड से। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इन तीनों को हम पढ़ेंगे बट अभी बाद में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो आप इसके अंदर देखो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें मैं बाद में आपको जो है डिटेल करूँगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ बता ही देती हूँ। जो जिंक का है ना जी, जिंक का, तो देखो जिंक में क्या करते हैं अपन, जिंक लिया अपन ने, जिंक का ऑक्साइड होगा, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे कार्बन से कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप बताओ क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा और यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। बस बात खत्म, हो गया काम। ठीक है ना, और क्या है, ये जो है बाहर निकल जाएगी जी। ठीक है, और हीट करेंगे इसको इस पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, जिंक ऑक्साइड से जिंक का एक्सट्रैक्शन प्राप्त, ये मेटल प्राप्त होगी अपन को, फिर इसका क्या करेंगे अपन, प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने केमिकल मेथड देख ली A नंबर। अब उसके बाद में फ्रेंड्स हम केमिकल मेथड में फर्स्ट देखी स्मेल्टिंग, अगली देखेंगे हम एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। अब देखो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो बेल्डिंग आपने देखी हो, कभी भी बेल्डिंग होती है लोहे की, है ना, तो उसमें हम फ्रेंड्स उसमें जो रिएक्शन होती है वो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस होती है, एल्यूमिनोथर्माइड विधि मेथड लगती है। ठीक है, ये देखो किसके लिए यूज की जाती है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। ये हमारी जो है टाइटेनियम, क्रोमियम और मैंगनीज और आयरन के लिए, इन तीनों के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब लेकिन एल्यूमिनोथर्माइड देखो नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ये एल्यूमिनियम क्या करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम इन मेटलों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करता है, इन मेटलों को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे। क्रोमियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, तो एल्यूमिनियम इनको रिड्यूस कर देगा इस क्रोमियम को, Al2O3 और क्रोमियम हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में Fe2O3 से एल्यूमिनियम करेगा Al2O3 और आयरन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स, पहली चीज़ बनती है कि किस किस मेटल के जो है रिडक्शन के लिए यूज होता है। दूसरी चीज़, इसमें एल्यूमिनियम किसका काम करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ओके, ये आप याद रखना। अब चलते हैं फ्रेंड्स, देखो ये केमिकल रिडक्शन हो गया, इसकी दोनों मेथड पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे, एक आता है फ्रेंड्स सेल्फ रिडक्शन। क्या आता है, सेल्फ रिडक्शन। तो देखो इसके अंदर जो मेटल होती है वो खुद ही, एक मेटल का कंपाउंड दूसरे कंपाउंड आपस में ही क्या कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं, माने सेल्फ रिडक्शन। इसे कहते हैं फ्रेंड्स ऑटो रिडक्शन। ठीक है, इसको हम डिटेल करेंगे अभी आगे, बट आप ध्यान रखो सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, इसमें मेटल खुद ही एक मेटल वही मेटल दूसरे वाले कंपाउंड को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कॉपर, मरकरी और लेड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो फ्रेंड्स आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, ECG हम वहाँ पे पढ़ते हैं। क्या होता है, ऊपर वाली जो मेटल होती है नीचे वाली मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। बस यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मेक आर्थर प्रोसेस में क्या हो रहा था, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये हो रहा था ना कि ये वाला ये कंपाउंड दिया, इसमें सिल्वर है ये। ठीक है, और जिंक क्या कर रही है, इसके कंपाउंड से इसको क्या कर रही है, देखो सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद जाके बैठ गई। तो भाई यही चीज़ है कि यहाँ पे मेटल डिस्प्लेस। अब हम पढ़ते हैं अनदर मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, तो इस मेथड का यूज
फर्स्ट स्टेज, सेकंड डे और एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम के बारे में डिटेल में एनसीईआरटी में डिस्कशन किया गया है, तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखो एल्यूमिना जो आपने जो है कंसंट्रेशन सन और में आपने पढ़ा था, बेयर प्रोसेस के द्वारा जो एल्यूमिना प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स इस एल्यूमिना का यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेंड्स हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। क्या? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, अब बात आती है, तो देखो फ्रेंड्स जो एल्यूमिना होता है ना फ्रेंड्स, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा होता है और कंडक्शन वेरी लो एज ए इंसुलेटर काम करता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप खुद सोचिए इलेक्ट्रोलाइसिस यदि हमको कराना है तो उसमें तो क्या होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना, जबकि एल्यूमिना तो क्या है, हमारा एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब देखो, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2000 से अबव होता है ना, 2000 से अबव होता है। इतना टेम्परेचर फ्रेंड्स प्रैक्टिकली हम जब यदि अचीव करते हैं, यदि जनरेट करते हैं इतना टेम्परेचर, तो फ्रेंड्स वो हाईली कॉस्टली होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस एल्यूमिना का फ्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट को हमको कम करना है और इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, तब जाके कहीं हम इसका क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर पाएंगे। ओके, तो देखो अब हम सबसे पहले इसका जो है इसके अंदर मिक्स करते हैं कुछ कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट। तो फ्रेंड देखो इसमें Na3AlF6 क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार CaF2 इन दोनों के मिक्सचर को हम इसके अंदर डालते हैं, मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1000 से भी कम आता है और ये जो है एल्यूमिना की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन बनता है कि क्या मिलाने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है और मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम आंसर लगाना है क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो इसका जो डायग्राम है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो सेल होती है वो किस तरीके से होती है, आपको मैं एनसीईआरटी से बताऊंगी तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एनसीईआरटी के अंदर देखो ये जो आउटर जो ये लेयर आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाली, ये फ्रेंड्स एक स्टील की लेयर है जिसपे ये है कार्बन की लाइनिंग है। क्या है फ्रेंड्स, कार्बन की लाइनिंग। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो कार्बन की लाइनिंग है ना वो हमारी कैथोड का काम करती है इसमें। और आप देखो इधर कॉपर क्लैंप पर ये ग्रेफाइट की रॉड लटकी हुई है, इसमें हैंगे हैं। तो ये जो हैंग हुई ग्रेफाइट की जो रॉड है फ्रेंड्स ये एनोड का काम करेंगी। ये हमारा एनोड पॉजिटिव है और जो कैथोड नेगेटिव है। ओके, और इसके अंदर क्या भरा है फ्रेंड्स, मोल्टन Al2O3 एल्यूमिना और क्रायोलाइट और इसके अंदर फ्लोरस्पार भी रहता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स जब यहाँ से जो है हमारा एल्यूमिना रिड्यूस होता है और मोल्टन एल्यूमिनियम के रूप में ये देखो बाहर निकल आता है, यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी क्या फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, अब देखो इसकी ऑल ओवर रिएक्शन क्या होती है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर देखो Al2O3 और कार्बन इसके अंदर क्या करता है, ये रिडक्शन करता है। तो आप खुद देखिए ये कार्बन की जो रॉड माने ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, तो ये एक प्रकार से ये कार्बन ही हुआ। ठीक है, तो ये इसका रिडक्शन करता है और एल्यूमिनियम बना देता है और CO2 गैस निकलती है। ठीक है, और इस मेथड को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और देखो अब फ्रेंड्स इसकी जो कैथोड और एनोड पे होने वाली रिएक्शंस देखते हैं। तो देखो इसकी कैथोड पे फ्रेंड्स एल्यूमिनियम +3 जाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम लिक्विड बना देगा। तो देखो एल्यूमिनियम मोल्टन एल्यूमिनियम ये हमको यहाँ पे दिखाई देगा। एनोड पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो एनोड पे देखो हमारा ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अब ऑक्सीजन कहाँ से आया फ्रेंड्स, जो Al2O3 का जो ऑक्सीजन था। अब देखो इसकी डिटेल में और रिएक्शंस होती हैं जो आपको इतना नहीं जाना, आप सिर्फ नॉर्मली याद रखिए। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO और CO2 बना देता है। कहाँ बनाता है फ्रेंड्स, ये एनोड पर बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, एक पॉइंट और याद रखना है। देखो अब इसको उस पॉइंट को मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ, उससे पहले आप हम नोट्स में देखते हैं समराइज फॉर्म में चीज़ों को। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि जो कैथोड की जो स्टील वेसल्स विद कार्बन लाइनिंग है कैथोड का काम करती है। जो मोल्टन एल्यूमिनियम +3 है वो रिड्यूस होकर के मोल्टन एल्यूमिनियम बनाता है लिक्विड। ठीक है, इसको यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं और ग्रेफाइट यहाँ से क्या होता है, CO2 या CO में ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या बात आती है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई फ्रेंड्स, Al2O3 कार्बन से रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम बनाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक, अब एक बात बताइए, देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ से कार्बन जो है, जो ग्रेफाइट की जो रॉड थी वो कार्बन क्या डिस्ट्रॉय हो के CO2 और CO के रूप में बाहर निकल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे लगातार यदि ये प्रोसेस चलता रहा तो जो ग्रेफाइट की रॉड है वो क्या हो रही है फ्रेंड्स, बर्न हो रही हैं या नष्ट हो रही हैं, तो वो डीजनरेट हो रही है ग्रेफाइट की रॉड। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें बार बार ये जो एनोड है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स इसमें जो एनोड को जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, यही इस हॉल हेरोल्ड मेथड का सबसे बड़ा बैकग्राउंड है, मतलब एक वीक पॉइंट है। ठीक है ना, तो उसके बाद में ये इसकी कमी है सबसे बड़ी इस प्रोसेस की। ठीक है, अब उसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि मान लो देखो यहाँ से हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन वहाँ से नष्ट हो रहा है, तो फ्रेंड्स 1 kg
एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स हमारा एनोड का जो कार्बन है वो 0.5 किलोग्राम क्या होता है, नष्ट होता है। ठीक है, तो ईच किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ड। ठीक है, आधा केजी कार्बन एनोड जो है वो जल जाता है, कब? जब 1 किलोग्राम हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं तब। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हो गई आपकी जो है कंसंट्रेशन और से मेटल को प्राप्त करना। अब फ्रेंड्स हम इसका अगला पार्ट है प्यूरिफिकेशन, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स उसमें हमारा ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और आपका इससे पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।